नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अगर आजकल आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे या फिर न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तो पूरे न्यूज़ चैनल में महाराष्ट्र छाया हुआ है। और महाराष्ट्र जो है गुड रीजन के लिए नहीं छाया हुआ है, इट इज़ ऑल फॉर द बैड रीजन्स। और बैड रीज़न ये है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, जहाँ पर जो शिवसेना के जो विधायक हैं, जो वहाँ पे रूलिंग गठबंधन है, उसके कुछ विधायक जो हैं बीजेपी के साथ डिफेक्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। कहने का मतलब है कि कुछ एमएलए बीजेपी में डिफेक्ट करना चाह रहे हैं और बीजेपी की सरकार को स्थापित करना चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम विच इज़ हैपनिंग इन दिस डेज। अगर हाल में देखें तो कर्नाटका के केस में भी यही हुआ कि कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी, बीजेपी वहाँ पर बाजी मारती है, डिफेक्शन कराती है। मध्य प्रदेश एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पर मैंडेट जो मिलता है कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को मिलता है, डिफेक्शन कराया जाता है और आज वहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी डिफेक्शन करती है, हर पार्टी डिफेक्शन करता है। व्हेन द कांग्रेस वाज इन पावर दे यूज्ड टू डू द सेम। नाउ दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट पर से पॉलिटिकली, बट इफ यू लुक इनटू द पॉलिटी वाला पार्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जम के क्वेश्चन आते हैं, तो वी विल कवर बोथ द एंगल। प्रीलिम्स वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे और मेंस वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। और आज आगे से जितना भी बात रहेगा वो हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ को एडीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक पहले कहानी सुनाते हैं, उसके बाद से हम लोग चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। दिनांक है 1967। 1967 में एक विधानसभा है हाडोल। कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में जो एक इंडिपेंडेंट विधायक जीतते हैं जिनका नाम है गयालाल जी। गयालाल जी इंडिपेंडेंट जीतते हैं और मुख्यमंत्री कौन है? राव बीरेंद्र सिंह है मुख्यमंत्री हरियाणा के। ये जो गयालाल जी हैं इंडिपेंडेंटली चुनाव जीतते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये 14 दिन में पहली पार्टी रखती जिसमें रहते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी बनती है यूनाइटेड फ्रंट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में जाते हैं, फिर यूनाइटेड फ्रंट से इंडियन नेशनल कांग्रेस जाते हैं और फिर उसी रात फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि 14 दिन में 3 पार्टी बदलते हैं। जब ऐसा होता है, जब यूनाइटेड फ्रंट से इनका डिफेक्शन राव बीरेंद्र सिंह करा रहे होते हैं फिर कांग्रेस में, तो राव बीरेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि गयालाल इज नाउ आयाराम। तो उसी समय से 1967 से गयाराम जी फेमस हो जाते हैं और इनको उसी समय से एक तकिया कलाम बन जाता है, गयाराम आयाराम। ठीक है, तो ये स्टोरी है गयाराम आयाराम का। और अमर हो गए गयालाल जी, इतना ऐसा करतब और जादुई चमत्कार दिखाया कि अमर हो गए हैं। तो फ्रॉम हेयर द कंसेप्ट ऑफ आयाराम गयाराम केम। एंड anti-defection law deals with anti-defection law particularly deals with containing this ayaram and gayaram, ayaram और gayaram, इसको contain करने के लिए है। But the fact of the matter is, why do we need anti-defection law at the first instance? The anti-defection law is needed at the first instance for the political stability. But why do we need the political stability? Political stability is all needed. क्यों? इसलिए कि अगर जब तक सरकार पॉलिटिकल अस्थिरता नहीं रहेगा तो वो सरकार आपके विकास पर, डेवलपमेंट पर क्या ही काम करेगा, वो तो सरकार बचाने पर ही काम करेगा, आयाराम गयाराम को पैसा देने में काम करेगा। सो दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मच नीडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, द फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी। व्हाट हैपेंस, अगर आप नेशनल लेवल पर आप देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड टू द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड दिस anti-defection law, the main aim is to contain the political stability, to provide the political stability, to contain on the roles of this ayaram and gayaram. अपना जहाँ पे अच्छा मंत्रालय मिल गया वहाँ पे आयाराम गयाराम चल गए। Now let us start with some facts। और चीज़ों को क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग करेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विथ सम फैक्ट। जब 1967 में ये केस बहुत प्रचलन में आया, आयाराम और गयाराम वाला केस में, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी उस समय के गृह मंत्री रहते हैं वाई बी चौहान, इनके अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और 1967 में ये पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि देयर शैल बी एन एंटी डिफेक्शन लॉ टू कंटेन दिस आयाराम एंड गयाराम बिकॉज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द कोर ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी जो है, डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर विल फेल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज? दिस यशवंत, ये जो चौहान है, ये पहली बार 1967 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बाध्यकारी नहीं होती है।
बट इट वॉज द पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट विच वॉज लेड बाई वाई चौहान, जो पहली बार कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। पर देखिए, आपको जितना गाली देना हो दे लीजिए, पर दिस पर्सन इज वन ऑफ द विजनरी पर्सन इन द कंट्री। ये वो पर्सन है जो आईटी क्रांति की बात करते हैं। जब हमारे पास खाने के लाले पड़ते थे, ये आदमी कंप्यूटर्स की बात करता था। और जब एंटी डिफेक्शन लॉ, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, जो कहती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, 1985 में पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ देश में लाया गया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन 1985। किस शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ? इट इज प्रेजेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर 10th शेड्यूल की बात होगी तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है? तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया है। दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर मच नीडेड फॉर योर प्रीलिम्स। ये कब से इंप्लीमेंट हुआ है? 1 मार्च 1985 से इंप्लीमेंट हुआ है। किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है? तो माननीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है। तो दीज आर द फैक्ट्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिक्यूलियर फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर द ATL। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन जम के बनेंगे, आपके इंट्रोडक्शन भी लिखने में बड़ा कारगर साबित होगा। अब देखिए दोस्त, क्या होता है। शेड्यूल 10 किस चीज़ की बात करता है? क्या है शेड्यूल 10 में? शेड्यूल 10 कहता है कि एक है आर्टिकल नंबर 102 क्लॉज 2, एक है आर्टिकल नंबर 191 क्लॉज 2। 102 क्लॉज ए जो है एंटी डिफेक्शन से डील किसके लिए करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डील करता है, मतलब सेंटर पर एंटी डिफेक्शन की बात करता है। 191 क्लॉज 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLC के डिफेक्शन से डील करता है, मतलब कि ये स्टेट में एंटी डिफेक्शन से डील करता है। दिस इज व्हाट द 10th शेड्यूल इज ऑल अबाउट। 10th शेड्यूल क्या कहता है? वो 2 ग्राउंड प्रीडोमिनेंटली में बोलता है कि 2 ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन आपका होगा। किसका होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA और MLC का होगा। किस ग्राउंड पर होगा ये बताता है। पहली बात देखिए कि अगर आप स्कूल में होंगे तो आपको पता होगा कि 50 बच्चा का क्लास है। उस 50 बच्चा के क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर का निर्माण होता था कि भाई मॉनिटर साहब जो कहेंगे वही होगा। उसी तरह से हर पार्टी का, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इस पार्टी के मानते हैं कि 50 सांसद हैं केंद्र में, तो इसका एक चीफ व्हिप घोषित किया जाएगा, मुख्य सचेतक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये मॉनिटर है। व्हाट ही विल मॉनिटर? ही विल मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ दिस MLAs एंड द MP। इनके कंडक्ट को मॉनिटर वो करेगा। नाउ अब देखिए क्या होता है। अगर मानते हैं कि CAA वाला मामला है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो चला उसका मामला है, मानते हैं कि जदयू के 16 सांसद हैं। जदयू कहती है कि हम लोग केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे CAA पर, मानते हैं। पर ये 16 सांसद सपोर्ट JDU ने कह दिया, पर ये 16 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, इनका बिहेवियर पार्लियामेंट में कैसा है, इनको मॉनिटर करने के लिए एक मुख्य सचेतक होगा, चीफ व्हिप होगा। चीफ व्हिप एक पत्र जारी करेगा, बोलेगा कि उस चीफ व्हिप हर 16 सांसदों को जारी करेगा और बोलेगा कि CAA में हम लोग भाजपा को समर्थन करेंगे। अगर कोई भी सांसद इस पत्र के खिलाफ काम कर देता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट, इफ ही वोट और एब्सटेन फ्रॉम, जो चीफ व्हिप ने पत्र जारी किया है, अगर उसके खिलाफ वो काम करता है तो ही इज लिएबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। पहला बहुत सिंपल चीज है। पर यहां पर एक मामला फंसता है दोस्त। जैसे मुलायम सिंह वगैरह आदमी सब बूढ़ा आदमी हो गए हैं, इन लोग क्या करता है कि इन लोग को पता भी नहीं है और मालूम है कि देखो वहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, यस का बटन होता है, नो का बटन होता है। अब मानते हैं कि कोई जो सांसद है या विधायक है, उसको व्हिप कहा कि यस पर क्लिक करना है और गलती से नो पे क्लिक कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया? बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि अगर 15 दिन के अंदर चीफ व्हिप या उनकी पार्टी ये कहती है कि भैया इनसे गलती से बटन दब गया है उस बिल पर, व्हिप कहा कि यस पे क्लिक करना, गलती से नो पे क्लिक कर दिए हैं, अगर 15 दिन के अंदर ये चीज़ का खंडन कर दिया जाता है पार्टी या चीफ व्हिप की तरफ, तो उनकी सदस्यता बच जाती है। दिस इज वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील। नाउ लुक इनटू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यहां पर टेक्निकलिटी है। शेड्यूल 10 कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपने पद को वॉलंटरली छोड़ देता है, व्हाट डज दिस मीन? अगर वो अपने पद को वॉलंटरली छोड़ देता है तब उसकी सदस्यता चली जाएगी। बट सुप्रीम कोर्ट यहां पे कहता है कि वॉलंटरली मीन्स, डोंट गो बाय द लिटरल मीनिंग ऑफ द वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब होता है स्वेच्छा से, बट डोंट गो इनटू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब होता है कंडक्ट ऑफ MP और MLA। अगर कोई MLA और MP का ऐसा कंडक्ट है जो ये बताता है कि वो जानबूझकर ये काम कर रहा है, पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है, पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो माना जाएगा कि वो वॉलंटरली अपने स्वेच्छा से उस पद को छोड़ रहा है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अभी शिवसेना है,
शिवसेना का विधायक अभी वॉलंटरली तो अपने पद से रिजाइन नहीं किया है। क्यों रिजाइन करेगा? एमपी और एमएलए का दुनिया भर का पर्क होता है, बंगला होता है, गाड़ी होता है, पावर होता है, प्रेस्टीज होता है, वो सब चला जाएगा। वो शिवसेना का एमएलए क्या कर रहा है असम में? वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि हम आपको नहीं मानते हैं, हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इनका कंडक्ट कैसा है? आप महाराष्ट्र छोड़कर जाकर असम में छिपे हुए, आपका कंडक्ट कैसा है? आपका कंडक्ट जो है एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। इसका मतलब क्या हम ये आपके कंडक्ट से इस चीज को नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका जो कंडक्ट है वो इस तरह का कंडक्ट है कि आप वॉलंटरली जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं, आप जानबूझकर पार्टी की जो सदस्यता है, पार्टी के वीप है, जो पार्टी का जो मोरल ग्राउंड है, जो पार्टी का वैल्यू सिस्टम है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सट्रापोलेटेड द वर्ड वॉलंटरली टू द कंडक्ट ऑफ द एमपी और एमएलए। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम और इसको समझाना चाहते हैं। देखिए, एक शरद यादव है, अपने बिहार वाला एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। शरद यादव किस पार्टी से चुन के गए थे राज्यसभा में? जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीतकर जाते हैं राज्यसभा में, और शरद यादव एक मीटिंग में चले जाते हैं, नीतीश कुमार से इनके डिफरेंसेज होते हैं, और महागठबंधन का पटना में एक बहुत बड़ा बैठक होता है, महागठबंधन का बैठक होता है, हैं जदयू के और महागठबंधन के मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। ये इनको जो चेयरमैन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको रिजाइन कर देते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इन्हीं को नहीं करते हैं। आसिफ अनवर जो हैं, आसिफ अनवर जदयू वाले, उनको भी राज्यसभा की सदस्यता से, राज्यसभा की जो सांसद हैं उससे निष्कासित करते हैं। किस ग्राउंड पर निष्कासित करते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत निष्कासित करते हैं। क्यों निष्कासित करते हैं? बोलते हैं कि आपका एक्ट जो है, आपका जो कंडक्ट है, आपके पार्टी के वीप के अनुरूप नहीं है, आपके पार्टी के वीप के विचार के अनुरूप नहीं है, और इनको राज्यसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है। इतना बताने का मात्र मकसद मेरा दोस्त ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वॉलंटरली वर्ड है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कि कंडक्ट ऑफ द एमपी और एमएलए फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द वॉलंटरली। अब देखिए, इसके कुछ अपवाद हैं। अगर मानते हैं कि अभी स्पीकर साहब हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, अगर मानते हैं कि हम ओम बिरला जी कहते हैं कि भाई स्पीकर का जो पद है बहुत न्यूट्रल पद है, मैं इस पद को छोड़ देता हूं, और न्यूट्रलिटी के लिए हम इस पद को छोड़ रहे हैं और हम प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। अब देखिए, बीच में ऐसा होता है कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, बीच में ऐसी परिस्थिति बनती है कि बीजेपी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है और इनको इम्पीच करती है, या जो भी करती है इनको हटा देती है। 2 साल में स्पीकर साहब को हटा दिया जाता है। अब स्पीकर साहब तो हट गए स्पीकर से, अब ये क्या करेंगे? क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? बिल्कुल कहे जाएंगे। इनको इम्यूनिटी मिला हुआ है, अपवाद में आ जाएंगे 10th शेड्यूल के। उसमें अपवाद किसके लिए है? स्पीकर लोकसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, इनको कहा गया है कि ये ऐसे पद पर बैठते हैं जो बहुत बड़ा पद है और वहाँ पर न्यूट्रलिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से छोड़ देना चाहता हूँ, उसको छोड़कर हम एक न्यूट्रल पोजीशन पर आना चाहते हैं, तो दे हैव ऑल द राइट्स टू रिजाइन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। पर अब 2 साल बाद ये छोड़े तो ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ही इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। 2 साल बाद भी ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। बट बीजेपी इनको अगर मानते हैं हटाती है और बीजेपी के सिंबल से चुनाव जीत कर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में चले जाएंगे। ये एंटी डिफेक्शन के तहत आ जाएगा। जिस पार्टी से आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप उसी पार्टी के मेंबर बने रहेंगे। इसका मतलब कि आप पुनः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाएंगे, बट यू कैन नॉट चेंज योर पार्टी, यू विल हैव टू बी इन दैट पार्टी ओनली। नाउ द क्वेश्चन इज, एंटी डिफेक्शन पे हम लोग और आते हैं, पर उसके पीछे 2-3 स्टोरी देखिए। एक तो हमने ये बता दिया आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाला। अब देखिए, कौन अध्यक्षता करेगा, कहने का मतलब है कौन कॉल लेगा कि कोई मेंबर क्वालिफाई होता है या डिसक्वालीफाई होता है, इसकी कॉल कौन लेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मेंबर जो होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कौन डिस्क्वालिफिकेशन पर एक्ट लेगा? फाइनल अथॉरिटी कौन है? इसका जो फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर है या चेयरमैन है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा डिसाइड करेंगे, चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा डिसाइड करेंगे, और सेम होल्ड्स गुड फॉर द स्टेट असेंबलीज, है ना। वहाँ पे विधान परिषद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में यह कहा गया है कि दिस पीपल विल डिसाइड अपॉन द फ्यूचर ऑफ दैट एमपी और एमएलए, बट वाई? देखो,
पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है ये बहुत काम करता है। दिस पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हैज सम पावर विच इज कॉल्ड एज द जुडिशियल पावर। जब चेयरमैन या स्पीकर जब डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के तरफ, तो एक तरह से ये जुडिशियल पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द जुडिशियल पावर इन इटसेल्फ। पर ये जो ड्यूरेशन होता है, मतलब एक चीज यहां पे प्रीलिम्स के लिए निकलता है कि फाइनल कॉल कौन लेगा, तो फाइनल कॉल स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जो राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। पर 10वां शेड्यूल में यह कहा गया कि जो भी निर्णय स्पीकर साहब लेंगे दैट विल नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। अब मामला यहां से फंसना स्टार्ट करेगा। ये कहते हैं कि दैट विल नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, बट द फैक्ट इज वाई, ये चीज क्यों लाया गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो भी निर्णय लेंगे ये फाइनल होगा और ये बाइंडिंग होगा, और इस चीज को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। द कोर्ट हैज नो राइट टू इंटरफेयर इनटू दिस, ये 10th शेड्यूल में कहा गया। अब मामला फंसता नजर आ रहा है। अपने जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, एक तरफ लेजिस्लेचर है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ जुडिशियरी है, यही 3 विंग है। लेजिस्लेचर क्या कह रहा है कि आप हमारे मसले में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। जुडिशियरी का क्या मामला है, अगर जुडिशियरी इसके कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करता है या इसके कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करता है तो उसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। पर जुडिशियरी के पास एक पावर है, वो पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज कॉइन्ड इन द केस 1 एंड द भारती केस। अब जुडिशियरी कह रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है और बाइंडिंग है, पर ये आपको अटपटा लग रहा होगा कि आप तुम क्या बात कर रहे हो। बट अब देखिए ग्राउंड क्या है, हमको ये सोचना है कि क्यों आखिर में ऐसा हमारा पार्लियामेंट कहता है। देखिए आप जिस पद पर बैठे हुए हैं जुडिशियरी पर, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। यहां पर लेजिस्लेचर का हेड कौन है, चेहरा कौन है, मोहरा कौन है, हमारा चाल चल को कौन देखेगा, हमारा फेस कौन है, स्पीकर। वो जिस पद पर बैठता है वो बहुत ही संवैधानिक पद है। अगर ही इज द गार्जियन ऑफ दिस पार्लियामेंटेरियंस, ही इज द गार्जियन ऑफ दिस लॉ मेकर्स। भाई हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा सबसे टॉप बॉस है वो निर्णय लेगा, हमारे मामले में वो निर्णय लेगा, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जुडिशियरी कह रहा है कि हम जुडिशियल रिव्यू के तहत हस्तक्षेप करेंगे। अब यहां पर देखो एक टकराव की स्थिति बन जा रही है। अब जुडिशियल रिव्यू में ये कुछ भी करेंगे या फिर उसको अमेंड करेगा, तब तो ये टकराव की स्थिति बन गई। जब टकराव की स्थिति बनती है तो जुडिशियरी ये कहता है ठीक है, स्पीकर साहब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, हम उनसे नहीं टकराना चाहते हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार स्पीकर साहब निर्णय ले लें, अगर इनसे एंटी डिफेक्शन का कुछ मैटर पहुंचेगा तो लेट हिम टेक द कॉल। अगर इस कॉल से आर्बिट्री निकला, अगर इनका निर्णय अटपटा रहा, देन जुडिशियरी हैज ऑल द राइट टू इंक्रोच एंड डू द जस्टिस। कहने का मतलब है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप एक बार निर्णय ले लीजिए, जब तक स्पीकर साहब निर्णय नहीं लेंगे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर एक बार जो निर्णय ले लिए, अगर वो निर्णय आर्बिट्री है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो जुडिशियल रिव्यू तो उस निर्णय का होगा। और ये जो मामला था बहुत ही ऐतिहासिक केस था, और उस केस का मेरे दोस्त नाम है कि हो तो हुलहन वर्सेस जचीलू केस। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया कि हो तो हुलहन वर्सेस जचीलू केस। कि हो तो हुलहन वर्सेस जचीलू केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द रोल ऑफ द स्पीकर इज लाइक अ ट्रिब्यूनल। ठीक है, वो हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है काइंड ऑफ, वो ही इज लाइक अ ट्रिब्यूनल एंड वी विल नॉट इंटरफेयर टिल ही टेक्स द डिसीजन। हम लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे, बट वंस ही टेक्स द डिसीजन वी हैव ऑल द राइट टू डू द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 10th शेड्यूल वाज मेड मैंडेटरली इन द क्योटो हुलहन वर्सेस जचीलू केस 1992 में। और ये बड़ा ऐतिहासिक केस है दोस्त, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। मामला क्या फंसा हुआ है कि ड्यूरेशन कितने समय में आप डिसाइड करेंगे। आप तो भाई इसमें जुडिशियरी तो इनक्रोच तभी करेगा ना जब ये स्पीकर साहब निर्णय लेंगे। ये स्पीकर साहब के पास एक तरह से काइंड ऑफ ए पॉकेट वीटो है। इनके पास कोई भी समय तय नहीं किया गया है कि कब डिसाइड करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द विंग्स एंड द वैंस ऑफ द स्पीकर। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी सरकार बनती है, कोalition की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे सेकंड पोस्ट थॉट होता है वो होता है स्पीकर का। अगर आप देखें तो बिहार के केस में भी आप देखिए, मुख्यमंत्री के बाद स्पीकर वाला जो पद होता है उसे बीजेपी भी चाहता है, जदयू भी चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। तो कहने का मतलब है अब
इसके पार्टी का रहेगा तो डिस्क्वालीफाई करेगा नहीं, पॉकेट वीटो में रखेगा, जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा जुडिशरी इंटरफेयर कर नहीं सकता है, क्योंकि आपने खुद की हो तो होलन वर्सेस जचीलू केस में कहा हुआ है कि हम इंटरफेयर तभी करेंगे जब आप निर्णय ले लेंगे। अब मामला फंसता है कि जब उसी पार्टी का डिफेक्शन होता है और उसी पार्टी का स्पीकर होता है, वो पॉकेट वीटो रखता है, ड्यूरेशन तो तय ही नहीं, अब उस पर निर्भर करता है कि वो कब निर्णय लेगा, वो डिसीजन ही नहीं देता है। अब देखिए शरद यादव वाला केस में कौन वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं, किस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। जदयू दबाव बनाया, जदयू एलआई है भारतीय जनता पार्टी का, 3 महीना के अंदर इनको राज्यसभा से निष्कासित कर दिया। अगर दूसरा कोई होता, अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई एलआई का मामला होता, बिल्कुल नहीं वाइस चेयरमैन साहब करते, बिल्कुल नहीं करते। ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, वाइस चेयरमैन साहब बीजेपी को हो या कांग्रेस को, ऐसा नहीं वो करता। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कि हो तो हलन भर से जचीलू केस में हमने आपको ये बता दिया। अब हाल में रोहिंटन नरीमन साहब जो हैं, इन्होंने निर्णय दिया मणिपुर वाले केस में कि 3 महीने के अंदर आप निर्णय लीजिए। वो पॉकेट वीटो बना के बैठे हुए थे। कहने का मतलब है कि अभी भी कोई तय नहीं किया गया है कि स्पीकर कितने दिन में डिसाइड करेंगे। वो केस बाय केस लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई तुम टाइम तो डिसाइड करो, टाइम तो डिसाइड करो कि कितने दिन में स्पीकर निर्णय लेंगे। बट द लेजिस्लेचर इज नॉट डूइंग इट। बट वाई द सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पर निर्णय ले दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बता दे रहा है कि तुम 3 महीना के अंदर निर्णय ले लो? देखो यार, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है कि तुम 3 महीना के अंदर निर्णय ले लो, इसका मतलब व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग? जुडिशियरी इज इनक्रोचिंग इन द डोमेन ऑफ व्हाट? जुडिशियरी इज इनक्रोचिंग अपॉन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि कानून बनाने का कितना दिन का स्पीकर को पावर है, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। इट इज नॉट द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट जो इसके अगेंस्ट वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि आप तो ऑलरेडी जुडिशियल एक्टिविज्म पहले कर चुके हैं, विशाखा गाइडलाइंस के केस में जुडिशियल एक्टिविज्म कर चुके हैं, कॉलेजियम के केस में आपने तो संविधान को अमेंड कर दिया। भैया डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्यों नहीं, जो 3 महीना वाला मामला है, ये तो जो लेजिस्लेचर है उसका मसला है, वो तो कभी नहीं करेगा। आप क्यों नहीं एक जजमेंट पास कर देते हैं और टाइम को फिक्स कर देते हैं? बट सुप्रीम कोर्ट इज स्केटिंग ऑन अ थीन आइस। वो जो है ना, छुप छुप के खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि हो सकता है लेजिस्लेचर कर दे, क्योंकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के विरोधी हैं, जुडिशियरी के विरोधी हैं। वो लोग बोलेंगे कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज द नो राइट टू मेक द लॉज एंड इट इज एज गुड एज मेकिंग द लॉ। ये मामला है पूरा मोटा मोटी, अब समझ लीजिए। अब हम लोग डिफेक्शन को समझेंगे। यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था, हु विल डिसाइड? इट इज द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन विल डिसाइड। अब ध्यान से देखो कि हाल के केस में डिफेक्शन के क्या क्या उदाहरण हुए हैं। एक तो शिवसेना वाला डिफेक्शन का चीज चल रहा है दोस्त। 17 कांग्रेस के एमएलए थे, 12 कांग्रेस के एमएलए मेघालय में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में चले गए, AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में चले गए। इट इज अ क्लियर कट एंड अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिफेक्शन। मध्य प्रदेश में देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है और एमएलए को तोड़कर कमलनाथ की सरकार को खत्म किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। अ क्लासिक केस ऑफ अ डिफेक्शन। अगर आप कर्नाटका में देखें तो यही चीज होता है, पर कांग्रेस पीछे नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये काम केवल बीजेपी कर रहा है तो अलग बात है, बीजेपी अलग लेवल पे करता है, पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जब सचिन पायलट विरोध करते हैं, जब सचिन पायलट अपने एमएलए को लेकर कैंप करते हैं, बीएसपी के 6 एमएलए होते हैं, उन सारे एमएलए को पार्टी तोड़ती है और इनको सीधा मर्ज कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अशोक गहलोत जी ये काम करते हैं, तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन। को बड़ छोट कहत अपराधू, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना अपराध है, पर करते सब हैं। आप देखिए कि तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू वाला, उसके 4 सांसद को, 6 में से 4 सांसद को बीजेपी तोड़ लेती है और अपने अंदर मिला लेती है। ये सारे चीज़ क्या हैं? ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपने बनाया है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था कि हम जो डिफेक्शन है उसको कर्ब करेंगे, पर इस डिफेक्शन को कर्ब करने में ये असफल हो रहा है। हाल के इंसिडेंसेस ये बता रहे हैं कि ADL इज नॉट फुल प्रूफ टू चेक ऑन द डिफेक्शन। ऐसा कभी जब कहा जाता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इट डज चेक द रिटेल जो है, रिटेल डिफेक्शन को तो चेक करता है, पर होलसेल डिफेक्शन को चेक नहीं करता है। वो कैसे है वो हम अभी आगे आपको दिखाते हैं, समझाएंगे एक फिगर लेके। पर डिफेक्शन के कुछ अपवाद हैं। अगर डिफेक्शन 2/3 लोग कर देते हैं तो वो डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई से बच जाएंगे। क्या मतलब है? अगर मानते हैं कि मेरे पास 90 विधायक हैं, अगर 90 विधायक में 2/3 विधायक डिफेक्ट करते हैं, पार्टी बदलते हैं या अपनी सिंपैथी लॉयलिटी को बदलते हैं, 2/3 कितना हो गया, 3/3 9 2 60,
अगर 60 विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलते हैं, अपनी लॉयलिटी बदलते हैं, तो these 60 members will not be disqualified. They are exempted from the disqualification under the एंटी डिफेक्शन लॉ. अगर 58 लोग पार्टी बदलते हैं तो दे ऑल 58 पीपल विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ बीइंग द एमपी और एमएलए. ये 58 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पर अगर 2/3 की संख्या है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. अब मामला फंसता है कि क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है. देखो, डिस्क्वालीफाई इसलिए मेरे दोस्त किया जा रहा है कि ये जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, अपने बदौलत चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, ये पार्टी के बदौलत चुनाव जीत के आए हैं. क्या है पार्टी के बदौलत चुनाव जीतना? आपको पता है कि पार्टी का एक कैडर होता है. जैसे कांग्रेस का एक कैडर वोट बैंक है, आप भाजपा का देखेंगे कोई ब्लॉक प्रमुख होगा, कोई जिला प्रमुख होगा, ये सारे लोग अपना फोर्स लगाते हैं. पार्टी एक आइडियोलॉजी से चलती है. कहने का मतलब है कि आप जो हैं, आप अपने बदौलत चुनाव नहीं जीतते हैं, आप पार्टी के कैडर के बदौलत चुनाव जीतते हैं. पार्टी के पाराफर्निलिया होता है, उसके बदौलत चुनाव जीतते हैं. और जब आप पार्टी को बदल देते हैं, आप उस आइडियोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप उस कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी करते हैं, इसलिए यू आर बाउंड टू बी डिस्क्वालीफाइड. ये भी एक कारण है. पर मामला ये फंसता है कि अगर 2/3 से संख्या कम है तो दोज पीपल विल बी डिस्क्वालीफाइड और इनकी एमपी या एमएलए की जो पद है वो हाथ धो बैठेंगे. अब इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो गया दोस्त? अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट जीता, जैसे जिग्नेश मवानी है, अगर जो गुजरात के आप देखेंगे तो एक जिग्नेश मवानी एमएलए हैं जो वडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से साथ चुनाव जीते हैं. जिग्नेश मवानी इंडिपेंडेंट जीते, मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट दिया होगा, उसको हराए. भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट दिया होगा, उसको हराए. आप जनता ने आपको चुना. एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो चुनाव जीत कर गया है, ही कैन नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द पार्टीज. वो पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है. क्यों? आपको जनता ने इन दोनों के खिलाफ वोट दिया है. यू आर नॉट अलाउड टू चीट द पीपल. Are you getting? So independent MLA has no right to join any political party. He cannot join any political party. If he does so, he is disqualified under the anti-defection law. But there is a caveat in this. अगर नॉमिनेटेड एमपी हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, दिस नॉमिनेटेड एमपी जो हैं, दे आर गिवन 6 महीना के अंदर इनको ऑप्शन दिया जाता है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ. अगर 6 महीने बाद आप ज्वाइन करते हैं तो यू आर लिएबल टू बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. एग्जाम्पल राकेश सिन्हा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कैंडिडेट है राज्यसभा के लिए, बट ही ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी. तो आप 6 महीना के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो दीज आर द कैविएट्स, डिफरेंट कैविएट्स विच आर प्रेजेंट इन एंटी डिफेक्शन लॉ. अब क्यों है, हमने ये बता दिया. अब देखो होता क्या है. एक हम सॉलिड केस देते हैं. मानते हैं कि ऐसा जगह है जहां पे 160 विधायक हैं. उस 160 विधायक में दोस्त 90 विधायक जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं. एक राज्य है, इसमें 60 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं. तो कितना हो गया? 9 6 15. और 10 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं. दुखी हो जाएगा आम आदमी पार्टी वाला. ठीक है, 9 6 15 और 1 16. अब हम मानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग डिफेक्ट करना चाहते हैं, एमएलए डिफेक्ट करना चाहते हैं. इनकी सदस्यता कैसे बचेगी? 2/3 अगर लोग डिफेक्ट कर दिए तो इनकी सदस्यता बच जाएगी. मतलब अगर 60 लोग डिफेक्ट कर दिए तो इनकी सदस्यता बच गई. आखिर 2/3 क्यों रखा गया है? 2/3 इसलिए रखा गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब 90 में से 60 एमएलए जो है उस पार्टी से नाराज हैं. इसका मतलब कि जो पार्टी है ये अपनी आइडियोलॉजी को बदल चुका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपसे अनसेटिस्फाइड है. ऐसे कैसे हो सकता है कि मैक्सिमम लोग आपसे अनसेटिस्फाइड हैं? इसका मतलब कि द पार्टिकल हैज डिग्रेस्ड इट्स पाथ, इट हैज चेंज्ड इट्स ट्रैजेक्टरी फ्रॉम विच इट वाज मेड अप ऑफ. क्योंकि आपके 60 एमएलए आपसे ना खुश हैं, तो इसीलिए एक बल्क संख्या रखा गया है कि ठीक है आपको राइट है डिफेक्ट करने का, पर यह संख्या ज़्यादा होना चाहिए. हमें एक बार तो आप बताइए कि आप आइडियोलॉजिकली डिफेक्ट कर रहे हैं, आप पद के लिए नहीं डिफेक्ट कर रहे हैं, है ना? आया राम गया राम वाला केस नहीं है. तो 60 अगर एमएलए होगा तो डिफेक्शन अलाउड है. 160 की सीट है. सरकार बनाने के लिए कितनी संख्या चाहिए मेरे दोस्त? 8 दूनी के 16, मतलब 50% +1, मतलब जिसके पास 81 जो है संख्या है वो मैजिक नंबर है. सरकार यहाँ पे कौन बना रहा है? सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए हुए है, क्या कि इसके पास 90 विधायक हैं और 81 मैजिक नंबर है. यहाँ तक मामला क्लियर है. डिफेक्शन के लिए 60 आदमी अलाउड है. अब देखिए, अगर 60 आदमी डिफेक्ट कर गया तब स्थिति क्या बनती है? सीधा बीजेपी सरकार बना दी, कोई दिक्कत ही नहीं है. पर हम आपसे बोलते हैं कि 50 आदमी डिफेक्ट करता है. ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश वगैरह के केस में. 50 आदमी डिफेक्ट कर रहा है.
क्या ये जो 50 की संख्या है ये 60 से ज़्यादा है? क्योंकि मैजिक नंबर डिफेक्शन के लिए क्या है 60, पर 50 एमएलए डिफेक्ट कर रहा है। दोस्त, जब 50 एमएलए डिफेक्ट कर रहा है तो दिस ऑल 50 एमएलए विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, यस और नो? बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 60 नहीं है। अब खेल क्या हो रहा है, अगर 50 एमएलए डिफेक्ट किए, 50 चले गए, अब कांग्रेस के पास कितने एमएलए बचे? अब सुंदरता देखिए, अप्रिशिएट आप करेंगे। अब कांग्रेस के पास 90 में से 50 इसके एमएलए डिफेक्ट किए हैं, तो कांग्रेस के पास संख्या बच गई 40। कौन कलम उठाए? ये उठाता हूं। 40 टोटल एमएलए अब कितने हो गए? 160 दो टोटल एमएलए थे, 50 एमएलए टोटल में से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो एमएलए की संख्या कितनी बच गई? 110। अब मैजिक नंबर कितना है सरकार बनाने के लिए? 50% + 1 मतलब 55 दूनी 110, 55 मतलब 56। अब सरकार कौन बना रहा है? सरकार बीजेपी बना रहा है। क्यों? कांग्रेस के पास तो अब 40 ही एमएलए बचे गए, 50 के 50 एमएलए कांग्रेस के थे जो डिफेक्ट कर गए। ये डिफेक्ट किए, इनका डिस्क्वालीफाइड मतलब डिफेक्ट किए पर ये डिस्क्वालीफाइड हो गए, दे डिड नॉट पास द एंटी डिफेक्शन लॉ टेस्ट ऑफ 2/3। अब ये डिफेक्ट कर गए, ये बर्बाद हो गए। पर कांग्रेस सरकार में थी, मुख्यमंत्री था, कांग्रेस चला गया, मुख्यमंत्री कौन बन गया? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि अब मैजिक नंबर 56 है और 56 से ज्यादा बीजेपी के पास है। ये भले डिफेक्ट कर गए, ये भले इनकी सदस्यता चली गई, पर सरकार कौन बना लिया? भारतीय जनता पार्टी बना लिया। अब मामला क्या फंस रहा है? इसके चीफ मिनिस्टर हो गए, इसके पास डीजीपी हो गया, इसके पास मंत्री हो गए, इसके पास सारे चीज़ सारा पाराफर्निलिया है, और ये सारा पाराफर्निलिया को लगाएगा और ये जो 50 एमएलए है इनको बोलेगा कि अब तुम फिर से चुनाव लड़ो। ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। जब फिर से चुनाव लड़ेंगे तो ये पूरा पाराफर्नेलिया को अपना लगाएगा और चाहेगा कि इन सारे एमएलए को जिता ले। यही केस हुआ मध्य प्रदेश में। पर कभी जब ये बैकफायर कर सकता है, हो सकता है जनता नाराज हो और 50 के 50 एमएलए को हरा दे, तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को जिता दे और सरकार बना दे। पर एज ऑफ द टाइम बिंग ये काम करके अपना मुख्यमंत्री का पद पर कब्जा कर लेता है। तो यही मामला होता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि मैजिक नंबर नहीं रहने के बावजूद भी डिफेक्ट कराता है, और यही महाराष्ट्र के केस में होने वाला है। महाराष्ट्र के केस में भले एकनाथ शिंदे के पास मैजिक नंबर नहीं हो, एंड दे आर स्टेटिंग ऑन अ वेरी थीन आइस, बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बनी हुई है और हो सकता है कि इनकी सरकार चली जाए। बट द फैक्ट इज, आप देखिए कि बार बार संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो एमएलए 15 से 16 एमएलए हैं इनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी सदस्यता खो देंगे। और बीजेपी कहता है कि ठीक है, तुम्हारी सदस्यता खो देगी तो हम तुमको कुछ और जगह एडजस्ट करेंगे, बहुत जगह पद होता है वहां पर तुमको एडजस्ट कर देंगे, एक बार हमको मुख्यमंत्री बन जाने दो। कहने का मतलब है कि दिस एंटी डिफेक्शन लॉ का यही सार है मेरे दोस्त, और यही मामला है। ये 2/3 वाला तो आपको सब बताता है, पर ये वाला मामला थोड़ा सा मिसिंग रहता है, इसलिए इस पर हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो वीडियो नहीं बनाते, है ना। तो ये वाला मामला थोड़ा सा मिसिंग होता है। अब मेंस में आप क्या लिखेंगे? मेंस में आप लिखेंगे कि एक दिनेश गोस्वामी कमेटी बना। प्रीलिम्स का फैक्ट क्या है कि दिनेश गोस्वामी किससे रिलेटेड है? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। हमने एमसीक्यू में पहले बता रखा है इन सब के बारे में, इंद्रजीत गुप्त कमेटी, दिनेश गुप्ता कमेटी। हमने फिर सरकारी या कमीशन के भी बारे में बता रखा है कि ये सेंटर स्टेट रिफॉर्म्स जो होता है, जो सेंटर स्टेट, केंद्र और स्टेट का क्या रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है। इस पर एक पूरा एमसीक्यू वाला वीडियो है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या कहता है कि ये जो स्पीकर का जो पद है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये माना कि जो स्पीकर का पद है वो बहुत बड़ा पद है। इस पर जो लोग बैठेंगे बहुत ही तार्किक लोग बैठेंगे, बहुत न्यायप्रिय लोग बैठेंगे, बहुत बड़े लोग बैठेंगे। पर स्पीकर जो पद पर बैठ रहा है वो अपने पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ पा रहा है और अपने पार्टी के हित में फैसला देता है बजाबते की न्यूट्रल स्टैंड लेने के लिए। तो दिनेश गोस्वामी कहता है, दिनेश गोस्वामी कमेटी कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिफेक्शन को कंटेन तो कर रहा है, पर जो निर्णय आप कह रहे हैं कि स्पीकर लेगा, स्पीकर से निर्णय को खींच लीजिए और आप राष्ट्रपति या गवर्नर को कहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लें और स्पीकर से मूव करके आप प्रेसिडेंट या गवर्नर को पावर दीजिए और वो इस पर निर्णय ले कि कौन क्वालिफाई होगा, कौन डिस्क्वालीफाई होगा। मैं इस रिकमेंडेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं भाई। पहले का बात नहीं, अगर स्पीकर न्यूट्रल आदमी नहीं है, आज के डेट में गवर्नर कौन सा न्यूट्रल आदमी है? भगत कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, प्रतिदिन लड़ाई कर रहे हैं वहाँ की चुनी हुई सरकार से। अगर आप ममता बनर्जी के केस में देखें तो जो धनखड़ साहब हैं वो रोज लड़ाई कर रहे हैं ममता बनर्जी से। यू आर देयर टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यू आर नॉट देयर एज अ पावर सेंटर। वहाँ पे आप एक पावर सेंटर नहीं है, वहाँ पे पावर सेंटर वहाँ का मुख्यमंत्री है, आप यू आर नो वन, बट यू आर एक्टिंग एज अ पावर सेंटर। सेम इज हैपनिंग इन द दिल्ली एंड इट इज नॉट ओनली सो, इट इज नॉट द ओनली केस इन द बीजेपी। जब कांग्रेस थी वो भी यही काम करती थी। तो कहने का मतलब है कि दिस रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी इज नॉट ऑफ दैट मच वैल्यू। स्पीकर हो या राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, सब वही आदमी है, वो न्यूट्रल लोग नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर की जो नियुक्ति है वो न्यूट्रल आदमी की नियुक्ति नहीं हो रही है।
तो फिर क्या आप सलाह देंगे? अब आप देखिए, सलाह दीजिए। आपने विप जारी कर दिया। आप देखिए कि हर एमपी और एमएलए जो है ना, आज के डेट में इसके पास कोई पावर नहीं है दोस्त। आज के डेट में ये रबर स्टैंप है। वो कैसे? अभी आप देखिए, एक स्कीम आया है, अग्निपथ स्कीम। बहुत ऐसे लोग सांसद हैं जो सहमत नहीं होंगे, बट अगर मानते हैं कि ऐसा कुछ स्कीम आता है, या छोड़ो जो सीएए वाला मामला है, अगर वोट करने की बारी आती है, हो सकता है कोई सैयद शाहनवाज हुसैन हो, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए है, एमपी है, ये इसके खिलाफ वोट करना चाहता है, पर वो वोट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं वोट कर सकता है? पार्टी हर बिल पर व्हिप इशू कर देती है। एक बार उस व्हिप के खिलाफ गया, उसकी सदस्यता चली गई। तो कहने का मतलब है, यू आर डेलीगेटिंग द एमपी एंड द एमएलए टू मेयर अ रबर स्टाम्प। आप व्हिप इशू करते हैं और ये नाचना स्टार्ट करता है एमपी और एमएलए। यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू एक्ट एज पर हिज विम्स एंड द फैंसीज बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 से 6 लाख द पीपल इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट यू आर नॉट अलाउइंग हिम, यू आर रेलीगेटिंग हिम टू अ रबर स्टाम्प ऑफ द पार्टी। आप कहते हैं कि जो पार्टी व्हिप जारी की उसको फॉलो करो, नहीं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहने का मतलब है कि डिस्क्वालिफिकेशन को ठीक है, पर जब तक मेजर इशू नहीं हो, आप व्हिप को इशू मत करिए। मेजर इशू क्या हो सकता है? जहां पर सरकार की स्थिरता की बात नहीं हो, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ आ जा रहा है, तो आप तुरंत व्हिप इशू कर दीजिए कि अगर तुमने व्हिप को वायलेट किया तो तुम चले गए। क्यों? ये सरकार की स्थिरता पर मामला है। पर छोटा मोटा जो आप बिल लाते हैं, सीएए का बिल ला रहे हैं, फार्मर का बिल ला रहे हैं, उसमें भी आप व्हिप इशू करते हैं। अरे भाई, उसमें सांसदों को अपने विवेक के हिसाब से काम करने दीजिए, अपने विवेक के हिसाब से वोट करने दीजिए। आपने सांसदों को तो एकदम नमूना बनाकर छोड़ दिया है, आपने विधायकों को, हर पार्टी के केस में यही है। तो कहने का मतलब है कि आप सलाह ये दे सकते हैं कि दिस एंटी डिफेक्शन लॉ इज ठीक है, इट इज हैविंग द प्रॉब्लम, बट दिस प्रॉब्लम्स कैन बी, दिस लूप होल्स कैन बी प्लग्ड। हाउ? Instead of issuing the whip in each and every bills, we can issue the whip only in those matters which are related to the stability or which are the matters related to the national importance। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया गया तो व्हिप इशू कर दीजिए। छोटे मोटे बिल में सांसदों को अपने निर्णय लेने दीजिए, अपने विवेक पर काम करने दीजिए उनको। वहां पर इशू व्हिप करके उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डराइए मत, क्योंकि यह डेमोक्रेसी को हराता है और डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। क्योंकि सांसद जो है वो बहुत लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपने मन के हिसाब से वो निर्णय नहीं ले पाता है, एंड दिस बिकम्स वेरी पेनफुल। यही पूरा स्टोरी है मेरे दोस्त। यही हमने कोशिश किया है कि आपको शॉर्ट में समझा दें और चीज़ों को रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से और वीडियो आते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।